फ्रेंड्स, आज की कहानी है बड़बोली सास। सास की कर्कश आवाज़ कानों में पड़ी तो नीरा ने कसमसाकर अंगड़ाई ली। अध खुली आंखों से देखा, आसमान पर अभी लाली छाई हुई है। सूरज अभी निकला नहीं, पर माँ जी का सूरज अभी से सिर पर चढ़ाया है। न उन्हें खुद नींद आती है और न किसी और को सोने देती है। एक गहरी खींच सी उभर आई थी उसके चेहरे पर। परसों उसकी नींद जल्दी टूट गई थी। लेटे लेटे कमर दर्द कर रही थी। वह उठ गई और अपने लिए चाय बनाने लगी। खटर पटर सुनकर माँ जी की नींद टूट गई। बोल पड़ी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई बहू? कौन सा लंबा चौड़ा परिवार है जिसके लिए तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा? गुस्से से नीरा का तन बदन सुलग उठा। आखिर ये चाहती क्या है? जल्दी उठो तो मुश्किल, देर से उठो तो मुश्किल। बोलने का बहाना भर चाहिए नहीं। अभी तो उसे यहाँ आए हुए मुश्किल से 2 महीने हुए हैं, पर लगता है कि मानो 2 युग गुजर गए। अभी दीपक को वापस आने में पूरे 4 माह और हैं। कैसे कटेगा इतना लंबा समय? शुरू से ही संयुक्त परिवार के प्रति एक खास तरह की अरुचि सी थी उसके अंदर। माता पिता ने भी उसके लिए वर देखते समय इस बात का खास ख्याल रखा था कि लड़का चाहे 19 हो, पर वह माँ बाप से दूर नौकरी करता हो, ताकि नीरा को सास नंदों के साथ रहना न पड़े। आखिर काफ़ी खोजबीन के बाद उन्हें इच्छा अनुसार दीपक का घर मिल गया था। दीपक का परिवार भी छोटा सा था। माँ बाप और छोटी बहन वह घर से अलग दूसरे शहर में कॉलेज में पढ़ाती थी। सौम्य और सुदर्शन व्यक्तित्व वाले दीपक को सब ने पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। शादी के बाद नीरा 8-10 दिन ससुराल रही। इन चंद दिनों में ही सबका थोड़ा बहुत स्वभाव उसके आगे उजागर हो गया था। बापूजी गंभीर स्वभाव के अंतर्मुखी व्यक्ति थे। ज़्यादा बोलते या बतियाते नहीं थे, पर उनकी पूरी कसर माँ जी पूरी कर देती थी। माँ जी जरा तेज तरार थी। सारा दिन बकझक करना उनकी आदत थी। ननंद सिम्मी एक प्यारी सी हंसमुख लड़की थी, उसकी हम उम्र थी। माँ जी हर बात में नुक्ताचीनी करके बोलने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी, पर उनकी इस आदत पर न कोई ध्यान देता था और न ही उनकी बातों को गंभीरता से लेता था। बापूजी निरपेक्ष से बस हाँ हूँ करते रहते थे। 10 दिन बाद ही दीपक नौकरी पर वापस गया तो वह भी साथ चली गई। दीपक को कॉलेज के पास ही मकान मिला हुआ था। नीरा ने सुघड़ हाथों से जल्दी ही अपनी गृहस्थी जमा ली थी। दीपक भी अपने पिता की तरह धीर गंभीर था। नीरा कई बार सोचती कि एक ही परिवार में कैसा विरोधाभास है, कोई इतना बोलने वाला है और कोई इस तरह अंतर्मुखी। अभी उसकी शादी को 3 ही महीने हुए थे कि दीपक को विश्वविद्यालय की ओर से 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए जर्मनी भेजने का प्रस्ताव हुआ। नीरा भी बहुत खुश थी। दीपक उसे बाहों में समेट कर बोला, नीरू, तुम्हारे कदम बड़े अच्छे पड़े। बड़े दिनों काट का काम हो गया। 6 महीने तुम माँ और बापूजी के पास ही रह लेना, उनका भी बहू का चाव पूरा हो जाएगा। नीरा जैसे आसमान से गिरी। इस ओर तो उसने ध्यान ही नहीं दिया था। अचानक उसकी आंखें भर आई और वह बोली, नहीं, मैं तुम्हारे बिना वहाँ अकेली नहीं रह सकती, मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं नहीं नीरू, यह संभव नहीं है। मैं फेलोशिप पर जा रहा हूँ, वहाँ हॉस्टल में रहकर कुछ शोध कार्य करना है। तुम वहाँ कहाँ रहोगी? 6 महीने का समय होता ही कितना है, पलक झपकते समय निकल जाएगा। फिर तो सब कुछ आनन फानन में हो गया। 1 महीने के अंदर ही दीपक जर्मनी चला गया। उसे माँ जी और बापूजी के पास छोड़ते समय वह बोला था, नीरू, माँ जी की ज़रा ज़्यादा बोलने की आदत है, वैसे दिल की वह साफ है, उनकी बातों को दिल पर मत लगाना। तुम्हें पता तो है वह सारा दिन बोलती रहती है, तुम बस हाँ हुई करती रहना। दीपक की बात तो उसने गांठ बांध ली थी। माँ जी कुछ भी कहती वह अपना मुंह बंद ही करके रखती। माँ जी की बातों को कड़वी घूंट की तरह गटक जाती, पर उनका छोटी छोटी बातों पर हिदायतें देना और टोकना उसे सख्त नागवार गुजरता। सिम्मी न होती तो उसका समय बीतना और मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वही तो थी जिसके साथ हंसकर वह बोल बतिया लेती थी। वही उसे खींचकर कभी फिल्म दिखाने ले जाती तो कभी खरीदारी के लिए। दीवार घड़ी ने टन टन करके 6 बजाए तो वह भी चौंक पड़ी। अभी माँ जी को बोलने का एक और विषय मिल जाएगा। वह न जाने किन सोचों में डूब गई थी। जल्दी से उठी और दैनिक नृत्यों से निर्वित होकर रसोई में जाकर आटा गूंदने लगी। बापूजी और सिमी दोनों 8 बजे घर से निकल जाते थे। तभी सिमी आकर जल्दी मचाने लगी, भाभी जल्दी नाश्ता दो, आज मेरा पहला घंटा है। नीरा के कुछ बोलने से पहले ही माँ जी बोल पड़ी, जरा जल्दी उठ जाया करो बहू, मैं तो गठिया के मारे उठ नहीं पाती हूँ, अब सबको देर हो जाएगी। हम तो सास के उठने से पहले ही मुंह अंधेरे सारा काम कर लेते थे। क्या मजाल जो सास को किसी भी बात पर बोलने का मौका मिले। हो गया तुम्हारा भाषण शुरू। बापूजी गुस्से से बोले,
अभी सिर्फ 7 बजे हैं और सिम्मी को जाने में पूरा 1 घंटा बाकी है। तुम चुप रहो जी, माँ जी बोली। पहले बेटी को सिर चढ़ाया, अब बहू को माथे पर बिठा लो। नीरा चुपचाप पराठे सेकती रही। सिम्मी बोली, कभी माँ मौन व्रत रखे तो मजा ही आ जाएगा। नीरा के होठों पर मुस्कान आ गई। सिम्मी पर भी माँ जी सारा दिन बरसती ही रहती थी। कॉलेज से आने में जरा सी देर हो जाए तो माँ जी आसमान सिर पर उठा लेती थी, प्रश्नों की बौछार सी कर देती। देर क्यों हुई, घर पर पहले क्यों नहीं बताया था आदि। सिम्मी झल्ला कर कहती, बस भी करो माँ, जरा सी देर क्या हो गई, तूफान मचा दिया। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो खो जाऊंगी। आजकल एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही हैं, इसलिए देर हो जाती है। तुम्हें तो बोलने का बहाना भर चाहिए। बेटी के बरसने पर माँ जी थोड़ा नरम पड़ जाती, फिर धीमे स्वर में बड़बड़ाने लगती। सिम्मी तो बेटी है, माँ जी से तुर्की बतुर्की सवाल जवाब कर लेती, पर वह तो बहू है, उसे अपने होश सीकर रखने पड़ते हैं। बिना बोले यह हाल है। जो कहीं वह भी सिम्मी की तरह मुंह तोड़ जवाब देने लगे तो शायद माँ जी कयामत ही बरसा दे। माँ जी और बापूजी का दिल रखने के लिए तो वह यहाँ रह रही है, वरना क्या इतने दिन तक वह अपने मायके में नहीं रह सकती थी। बापूजी और सिम्मी चले गए। वह भी रसोई का काम निपटाकर नहा धोकर आराम कर रही थी। पड़ोस से कुंती की माँ आई हुई थी। वह चाय बनाने लगी। बाहर मेहरी ने टोकरे में बर्तन धोकर रखे थे। कांच का गिलास निकालने लगी तो न जाने कैसे गिलास हाथ से छूटकर टूट गया। माँ जी बोल पड़ी, बहू ध्यान से बर्तन उठाया करो, महंगाई का जमाना है। इतने पैसे नहीं है जो रोज रोज गिलास खरीद सके। जब अपनी गृहस्थी जमाओगे तब पता चलेगा। बाहर वालों के सामने भी माँ जी चुप नहीं रह सकती। नीरा की आंखों में क्रोध और शोक के आंसू आ गए। चाय देकर वह अपने कमरे में आकर लेट गई। उसने कभी अपने माँ बाप की नहीं सुनी और यहाँ दिन रात माँ जी की उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती है। रात खाने के समय नीरा ने देखा कि दही अभी तक ठीक से जमी नहीं है। माँ जी का बोलना फिर से शुरू हो गया, तुमने बहुत ठंडे या बहुत गर्म दूध में खट्टा डाल दिया होगा, तभी तो नहीं जमा दही। अगर ध्यान से जमाती तो क्या अब तक दही जम ना जाता। दीपक को तो दही बहुत पसंद है, पता नहीं तुम वहाँ भी दही ठीक से जमा पाती होगी या नहीं। बापूजी बोल पड़े, ओहो अब चुप भी रहोगी या बोलती ही जाओगी। तरी वाली सब्जी है, दही बिना कौन सा पहाड़ टूट रहा है। तुम्हें खाना है तो हलवाई से ले आता हूँ। बहू पर बेकार में क्यों नाराज हो रही हो। माँ जी खिसियाकर बोली, लो और सुनो, बाप और बेटी पहले ही एक और थे, अब बहू को और शामिल कर लो गुट में। नीरा शर्म से गड़ी जा रही थी। माँ जी के मुंह में जो आया बोलने लगती है, किसी का लिहाज नहीं करती। खाना खाकर वह अपने कमरे में आई तो उसके मन में क्रोध भरा था। अब वह यहाँ हरगिज नहीं रह सकती। 2 महीने जैसे तैसे काट लिए, पर अब और नहीं रहा जाता। उसकी सहन शक्ति अब खत्म हो गई। हर बात में टोका टाकी भाषणबाजी, आखिर कहाँ तक सुन सकती है वह। कभी कपड़ों में नील कम है तो कभी बैंगन ठीक से नहीं भुने हैं, कभी चाय में पत्ती ज्यादा है तो कभी सब्जी में नमक कम। बिना वजह छोटी छोटी बातों में लंबा चौड़ा भाषण झाड़ देती हैं। बर्दाश्त की भी हद होती है। अब वह यहाँ नहीं रहेगी। वह उठकर भैया को खत लिखने लगी। मायके में जाकर दीपक को भी पत्र डाल देगी कि भैया लेने आ गए थे, सो उनके साथ जाना पड़ा उसे। सुबह माँ जी की आवाज कानों में पड़ी, उठो बहू सुबह हो गई। वह उठने लगी तो उसे अचानक चक्कर सा आ गया। उसने उठने की कोशिश की तो कमजोरी के कारण उठा न गया। हल्की झुरझुरी सी चढ़ रही थी, सारा बदन टूट रहा था। वह फिर से लेट गई और बोली, माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ तबीयत को, यह कहती माँ जी उसके कमरे में आ गई। माथे पर हाथ रखा तो वह चौंक गई। उनके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, अरे तुम्हारा माथा तो भट्टी सा तप रहा है बहू। फिर वहीं से वह चिल्लाई, सुनो जी जरा जल्दी इधर आओ, अब क्या आफत आ गई। बापूजी भुनभुनाते हुए कमरे में आ गए। बहू को तेज बुखार है, जल्दी से जरा डॉक्टर को बुला लाओ। बापूजी तुरंत कपड़े पहनकर डॉक्टर को लेने चले गए। माँ जी नीरा के सिराने बैठकर उसका माथा दबाने लगी। ठंडे ठंडे हाथों का हल्का हल्का दबाव नीरा को बड़ा अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में बापूजी डॉक्टर को लेकर आ गए। डॉक्टर नीरा की अच्छी तरह जांच करके बोले, दवाई मैंने लिख दी है, इस हालत में अधिक तेज कैप्सूल तो दिए नहीं जा सकते। किस हालत में, माँ जी पूछी बैठी। यह गर्भवती है, डॉक्टर बोला, बुखार ठंड से चढ़ा है, तुलसी अदरक की चाय भी पिलाती रहे, 1-2 दिन में बुखार उतर जाएगा। माँ जी के आगे एक नया रहस्य खुला। नीरा ने तो इस बारे में उन्हें बताया ही नहीं था। वह बड़बड़ाने लगी, अजीब लड़की है यह। अरे मैं सास सही पर सास भी माँ होती है।
मैं तो इसे सारा काम कराती रही और इसने कभी बताया तक नहीं कुछ खास खाने का मन कर रहा है। ये आजकल की बहुएं भी बस घुन्नी होती हैं। एक हमारा जमाना था, हमें बाद में पता चलता था और सास को पहले ही खबर हो जाती थी। अब बताओ, मैंने तो इससे कभी यह पूछा भी नहीं कि क्या खाने की इच्छा है, तो अब पूछ लेना काफी वक्त पड़ा है। इस समय बहू को सोने दो, बापूजी बोले और कमरे से बाहर चले गए। रात को माँ जी अपनी खाट नीरा के कमरे में ही ले आई। रसोई का काम सिम्मी को सौंप दिया गया था, इसलिए अब माँ जी का आक्रोश उस पर बरसता था। इतनी बड़ी हो गई है पर खाना बनाने की अक्ल नहीं आई। गोभी में पानी तैर रहा है और दाल इतनी गाढ़ी है कि गुठलियां बन गई है। कितनी बार कहा है जरा अपनी भाभी के साथ हाथ बटाया करो, कुछ सीख जाओगी, पर नहीं। ओहो माँ, शुरू हो गई तुम फिर से। एक तो खाना बनाओ, ऊपर से तुम्हारा भाषण सुनो। मुझसे खाना बनवाना है तो चुपचाप खा लिया करो, वरना खुद बना लिया करो। माँ जी बड़बड़ाने लगी। इन बच्चों को समझाना भी मुश्किल है। माँ जी 2-2 घंटे बाद अदरक सौंफ वाला दूध लेकर नीरा के पास आ जाती, खुद अपने हाथों से उसे दवा देती। रात भर माता छू छू कर उसका बुखार देखती रहती। अपने प्रति माँ जी को इतना चिंतित देख नीरा हैरान थी। बड़बोली माँ जी के अंदर उसकी इतनी फिक्र है और उसके प्रति इतना प्रेम है, आज तक कहाँ समझ पाई थी वह तो माँ जी के बोलने और टोकने पर भी सदा खींचती रही। नीरा 4-5 दिन बुखार की चपेट में रही और माँ जी बराबर उसके सिरहाने बनी रही। उसे दवा, दूध, चाय, खिचड़ी आदि सब अपने हाथ से देती थी। कई बार नीरा को लगता जैसे उसकी माँ ही सिरहाने बैठी है। उसका बुखार उतर गया था, पर माँ जी उसे अभी जमीन पर पाँव भी नहीं रखने देती थी, कहीं कमजोरी से दोबारा बुखार न चढ़ जाए। दोपहर पड़ोस से रम्मो चाची उसका हाल चाल पूछने आई। उसके माथे पर हाथ रखकर बोली, माथा तो ठंडा पड़ा है, बुखार तो नहीं है। नीरा ने जवाब दिया, हाँ, अब कल से बुखार नहीं है। बाद में माँ जी और रम्मो चाची बाहर आंगन में बैठकर बातें करने लगी। रम्मो चाची बोली, आजकल की बहुएं भी फूल सी नाजुक होती है। हम भी तो इस भरी सर्दी में काम करते हैं, पर हमें तो कभी बुखार नहीं चढ़ता। ये तो बस छुई मुई सी हैं। फिर फुसफुसा कर बोली, अरे बहू को बुखार है भी या नहीं, या यूं ही बहाना किए पड़ी है। आजकल की बहुएं तुम क्या जानो ऐसी होती हैं। तभी माँ जी का तीव्र स्वर सुनाई दिया, बस बस रम्मो, तुम्हारा दिमाग भी कभी सीधी राह पर नहीं चला। तुमने कभी अपनी बहुओं के दुख को नहीं समझा। तुम्हें तो सब कुछ बहाना लगता है। यह मत भूलो कि बहुएं भी हार्ड मास की बनी है। मैंने तो नीरा और सिमी में कभी फर्क नहीं माना। तुम भी अगर यह बात समझ लो तो तुम्हारे घर की रोज रोज की चकचक खत्म हो जाए। रम्मो चाची खिसियानी सी हो गई। मैंने जरा सा क्या बोला, तुमने तो पूरी रामायण ही बाँच दी। यूं ही बात से बात निकली थी तो मैं बोल पड़ी। आज तो बोल दिया, आगे से मेरी बहू के बारे में यूं न बोलना। माँ जी के अंदर अब भी आक्रोश था। नीरा लेटी लेटी हैरानी से माँ जी की बातें सुन रही थी। सचमुच वह माँ जी को जान ही कहाँ पाई थी। दीपक ठीक ही कहते हैं, मुंह से माँ जी चाहे बक झक कर ले, पर मन तो उनका साफ पानी सा निर्मल है। इस बीमारी में उन्होंने उसका जितना ख्याल रखा, शायद उसकी अपनी सगी माँ भी नहीं रख पाती। और फिर माँ जी सिर्फ उसी को नहीं बोलती, सिम्मी और बापूजी भी माँ जी की टोका टाकी से कहाँ बच पाते हैं। यह तो माँ जी का स्वभाव ही है। वैसे इस उम्र में आकर औरतें अक्सर इस स्वभाव की हो ही जाती हैं। उसकी माँ भी तो कितना बोलती है, पर फर्क सिर्फ यह है कि वह माँ है और यह सास। उनका कहा वह इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देती और सासू माँ का कहा गांठ बांध कर रख लेती। अभी तक उसने सिक्के के एक ही पहलू को देखा था, दूसरा पहलू तो अब देखने को मिला जिसमें ममता और प्रेम भरा है। नीरा उठी और मेज पर रखे भैया को लिखे खत को उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मायके जाने का विचार उसने छोड़ दिया। दीपक के आने तक वह माँ जी के साथ ही रहेगी। माँ जी का दूसरा ममतापूर्ण और करुणामयी रूप देखकर अब इस घर से जाने की इच्छा ही नहीं थी उसकी। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।